रानो अपने ठेले पर गरम मोमो रखकर ग्राहकों को आवाज लगा रही थी। अरे गर्मा गर्म वेज मोमो ले लो, गर्मा गर्म वेज मोमो ले लो, जंगल के सबसे अच्छे सबसे सस्ते मोमो ले लो। बंटी नाम का एक ग्राहक रानो चिड़िया के पास आकर कहता है, बहन मुझे 10 रुपए के मोमो दे दो। रानो चिड़िया ने 10 रुपए लेकर 2 मोमो उस ग्राहक को दे दिए। बहन ये क्या, 10 रुपए के इतने कम मोमोज? भैया महंगाई बहुत है। अब इतनी भी महंगाई नहीं है, ये क्यों नहीं कहती कि तुम मनमानी कीमत लगाकर ग्राहकों को ठग रही हो? भैया मेरी बात का विश्वास करो, मुझे थोक में स्वयं ये वेज मोमो बहुत ही महंगे पड़े हैं। इस पूरे गांव में केवल जमींदार कालू ही वेज मोमो की सप्लाई करता है। रानो चिड़िया की बात सुनकर बंटी कबूतर दूसरे दुकानदार के पास चला गया और दुकानदार को 10 रुपए देते हुए बोला, भैया 10 रुपए के वेज मोमोज दे दो। दुकानदार ने बंटी को 10 रुपए में 5 मोमो दे दिए। बंटी कबूतर वो वेज मोमो लेकर रानो चिड़िया के पास आकर कहता है, तुमने 10 रुपए के मुझे 2 वेज मोमोज पकड़ा दिए और उस दुकानदार ने मुझे 10 रुपए के इतने ढेर सारे मोमो दिए। लाओ मेरे पैसे वापस करो, मुझे तुम्हारे वेज मोमोज नहीं खरीदने। और मैं तो क्या, तुमसे इस जंगल में कोई भी वेज मोमोज नहीं खरीदेगा। तुमने तो लूट मचा रखी है। बंटी कबूतर क्रोधित होकर वहां से चला गया। रानो चिड़िया शाम को अपने घर पर जाकर अपने पति टुन्नू से बात करने लगती है। मेरी समझ में नहीं आता टुन्नू जी कि बाकी दुकानदार सस्ते में 10 रुपए के 5 मोमो ग्राहकों को कैसे दे देते हैं। इससे मेरी दुकानदारी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। रानो पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। अरे तुम ये क्यों नहीं समझती कि वो जमींदार कौवा आपको महंगे वेज मोमोज बेचता है और उन बड़े दुकानदारों को सस्ते वेज मोमोज देता है। लेकिन इससे जमींदार कौवा को क्या फायदा होगा? जरा सोचो, कुछ समय पहले हमारे जंगल में वेज मोमो के न जाने कितने ठेले थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो सारे ठेले समाप्त हो गए। अब इस जंगल में केवल तुम ही ठेले पर वेज मोमोज लगाकर बेचती हो। जिस दिन तुम भी इस धंधे को बंद कर दोगी, उस दिन वो दुकानदार मनमाने रेट में ग्राहकों को वेज मोमोज बेचेंगे। तुम ठीक कहते हो टुन्नू, मुझे इस बारे में जमींदार से बात करनी होगी। अगले दिन रानो चिड़िया गांव के जमींदार के पास चली गई। रानो चिड़िया को देखकर जमींदार ने कहा, क्या बात है रानो चिड़िया, कल ही तो तुम मुझसे वेज मोमोज लेकर गई थी, क्या इतनी जल्दी तुमने वह बेच दिए? मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आई हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? जमींदार साहब, सारे जंगल के दुकानदारों को आप ही मोमो बेचते हैं, मगर कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि सारे दुकानदार कम रेट में ग्राहकों को वेज मोमो ज्यादा देते हैं। ये तो अच्छी बात है रानो चिड़िया, तुम भी कम रेट में ग्राहकों को मोमो बेचो। जमींदार साहब, दुकानदार ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप उन्हें सस्ते में और मुझे महंगे में वेज मोमो दे रहे हो। तुमने बिल्कुल सही कहा रानो चिड़िया, क्योंकि जितने भी दुकानदार हैं वो सब नकद में मुझसे वेज मोमोज खरीदते हैं और बड़े पैमाने पर इसका कारोबार करते हैं, और तुम ठेला लगाकर उन सब की दुकानदारी खराब करती हो। इसलिए तुम आज से वेज मोमोज बेचना बंद कर दो। ये तो बहुत गलत बात है जमींदार साहब। इसका मतलब मेरे पति बिल्कुल सही कह रहे थे। आप छोटे दुकानदारों को खत्म करके बड़े दुकानदारों को बढ़ावा दे रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? आज से तुम्हें कोई वेज मोमो शोमो नहीं मिलेंगे। जाओ, जाकर कोई और धंधा देखना शुरू कर दो। जमींदार कौवा ने रानो चिड़िया को अपमानित करके अपने घर से बाहर निकाल दिया। अगले दिन से रानो चिड़िया ने ठेला लगाना बंद कर दिया और बड़े दुकानदारों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद बंटी कबूतर एक दुकानदार के यहाँ पर वेज मोमो लेने के लिए आया। मुझे 10 रुपए के वेज मोमोज दे दो। दुकानदार ने 10 रुपए के 2 मोमो बंटी को पकड़ा दिए। अरे ये क्या, 10 रुपए के इतने कम मोमोज? इतने रुपए में सिर्फ इतने ही मिलेंगे। जानते भी हो वेज मोमोज के रेट आसमान छू रहे हैं। मैं इतने महंगे वेज मोमोज नहीं खरीद सकता। तो फिर आज से मोमोज खाना बंद कर दो। रानो इस दृश्य को बहुत गौर से देख रही थी। वो निराश होकर अपने घर पर आकर बैठ गई कि तभी जंगल की एक बुजुर्ग चिड़िया वहाँ पर आ गई। अरे मौसी, आप अचानक यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ जमींदार ने बहुत ही गलत किया। जमींदार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्या कहूँ मौसी, मैंने सुना है कि किसी जमाने में आप अपने खेतों में बड़ी तादाद में मोमो की सब्जियाँ उगाया करती थीं।
उस दौर में मैं दुकानदारों को मोमो बनाने के लिए सब्जियां मुफ्त में दे देती थी। लेकिन अब जमाना बदल गया है ना। जमाना चाहे भले ही बदल गया हो रानू चिड़िया, लेकिन वेज मोमो का जादुई गांव आज भी है। यह सुनकर रानो चिड़िया बुरी तरह से चौंक जाती है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी मौसी। रानू चिड़िया, जंगल के सभी पक्षी यह समझते हैं कि मैं अपने खेत में मोमो उगाया करती थी, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि मैं उस वक्त में वेज मोमो जादुई गांव से लेकर आती थी। उस जादुई मोमो के गांव का द्वार कहाँ खुलता है, यह केवल मैं जानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उस जादुई मोमो के गाँव में जाओ और वहाँ से मोमो लाकर सारे जंगल में मुफ्त में बांटो। उसके बाद तुम चमत्कार देखना। मौसी, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही ना? नहीं रानू चिड़िया, हमारे गांव से कुछ दूर एक तालाब है जो कि भूत प्रेत के नाम से प्रसिद्ध है। तुम उस तालाब के अंदर कूद जाना, तुम स्वयं जादुई मोमो के गांव में पहुंच जाओगी। और हाँ, इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखना। इतना कहकर मौसी वहाँ से चले गई। जहाँ तक मौसी को मैं जानता हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हें एक बार ऐसा करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उस जमींदार की दुकानदारी इस जंगल में जड़ से ही समाप्त हो जाए। रानो चिड़िया मौसी की बताई हुई जगह पर चला गई और उस तालाब को गौर से देखने लगी। रानो उस तालाब के अंदर कूद गई। उसने स्वयं को एक अजीबोगरीब गांव में पाया। रानो ने देखा कि उस गांव में सुख सुविधा की हर वस्तु मौजूद थी, मगर वो सब घर मोमो के ही बने हुए थे। रानो चिड़िया आश्चर्यचकित रह जाती है। यह तो बड़ा ही अजीबोगरीब गांव है। यहाँ तो हर वस्तु मोमो की बनी हुई है। तभी रानो के कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई। तुमने सही कहा, ये जादुई मोमोज का गांव है। रानो चिड़िया ने देखा कि वो व्यक्ति उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं यहाँ से मोमो ले जाना चाहती हूँ। तुम यहाँ से जितने भी मोमोज ले जाना चाहती हो ले जाओ। यहाँ से मोमोज ले जाने की कीमत नहीं चुकानी पड़ती। रानो चिड़िया बहुत सारे मोमो लेकर तालाब के किनारे आ पहुंची। अब मैं रोज वहाँ से मोमो लाकर जंगल में मुफ्त में बांटूंगी। मोमो ले लो, मुफ्त में मोमो ले लो, मोमो ले लो, आओ आओ। मुफ्त मोमो सुनकर सभी पक्षी रानो चिड़िया के ठेले पर आ जाते हैं। इस प्रकार जमींदार का मोमो का कारोबार ठप पड़ जाता है। दूसरी ओर जमींदार गुस्से से आग बबूला हो उठा और अपने आप से कहा, आखिर ये दो कौड़ी की रानो चिड़िया अपने आप को समझती क्या है? इसकी वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। इतना कहकर जमींदार गुस्से से बाजार में उस जगह पर चला गया जहाँ पर रानो चिड़िया अपना ठेला लगाती थी। रानो चिड़िया, तुम्हारी वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया है। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। इस जंगल को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जमींदार गुस्से में रानो का ठेला तोड़ देता है और उसके घर को भी अपने गुंडे पक्षियों से कहकर उस पर बुलडोजर चलवा देता है। रानो रोते हुए अपने पति और बच्चे के साथ उस नदी किनारे जाकर रोने लगती है। तभी उस नदी में से एक मायावी देवी बाहर आती है। क्या बात है रानू चिड़िया, तुम उदास क्यों हो? तुम तो कल ही मोमो लेकर यहाँ से गई हो, क्या हुआ मुझे बताओ। हे मायावी देवी, मेरे मोमो और ठेला उस दुष्ट सेठ ने तोड़ डाला और मेरा घर भी तोड़ दिया। अब मेरे पास रहने का भी ठिकाना नहीं। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारा घर तैयार कर देती हूँ। इतना कहते ही वहाँ एक पेड़ पर मोमो का सुंदर घर तैयार हो जाता है। ये एक जादुई मोमो घर है। इसमें तुम्हें एक टोकरी रोज मोमो से भरी मिलेगी, जिसे बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो। रानो चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने परिवार के साथ मोमो के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। टुन्नू, अरे ओ टुन्नू, कहाँ मर गया है तू? अरे, ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? टुन्नू जी तो खेत में गए हैं। हाँ, खेतों में जाकर तो वो लौकी, परवल, मूली और करेले उगाता है। हाँ सेठ जी, उतनी ही जमीन है हमारे पास जिस पर हम अपनी सब्जी की खेती कर लेते हैं। वो भी अब नहीं रहेगी तुम्हारे पास। ले लूंगा, पूरी जमीन ले लूंगा। सुनो, आज टुन्नू को मेरे घर में भेज देना। जो हिसाब किताब करना है मैं कर लूंगा, ठीक है ना? फिर थोड़ी देर बाद टुन्नू चिढ़ा कद्दू लेकर घर आता है। क्यों जी, यह कद्दू आप बाजार से लाए हैं?
नहीं, ये तो हरिया चाचा ने दिए हैं, वो नहीं खाएंगे इसलिए मेरे को दे दिए। और मुझे सब्जी मिल गई तो इसलिए मैं बाजार नहीं गया, और वैसे भी पैसे भी तो नहीं है मेरे पास। अच्छा टुन्नू जी, मुझे याद आया, आज सेठ जी आए थे घर पर, आपको मिलने को बुलाया है, कह कर गया है कि हमारी सारी जमीन जब्त कर लेगा। अरे मुझे तुरंत जाना पड़ेगा। ये कहकर टुन्नू चिढ़ा कालू सेठ के पास जाता है। सेठ जी, आपने मुझे बुलाया था? क्या करूं बता, बिना बुलाए ये महाराज तो आते ही नहीं है। घर जाने पर भी तेरा पता नहीं चलता है, बहुत बिजी रहता है आजकल तू। सेठ जी, मैं खेत में था। तेरी खेत की सारी फसल और तेरी जमीन और तेरा घोंसला मिलाकर ये सब बेचने से भी मेरा दिया हुआ कर्ज तू चुका नहीं पाएगा। आई बात समझ में? इस बार मैंने कद्दू की खेती की है, उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं आपके पैसे चुका दूंगा। तेरी एक बार के कद्दू की खेती से तू मेरा कर्ज चुकाएगा? दिन में सपने देखना बंद कर दे। चुका दूंगा सेठ जी, चुका दूंगा, अब बस कुछ दिनों की ही तो बात है। तेरे रोज रोज के बहाने सुनकर तो मैं परेशान हो चुका हूँ। समझा तू? अब तो तू अपना घोंसला और जमीन मेरे नाम कर दे। मालिक, अगर आपने वो जमीन ले ली तो मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। मालिक हम पर रहम करे। चल जा यहाँ से, मैं तेरी जमीन को बेचने का इंतजाम करता हूँ। चल जा तू अब यहाँ से। कम से कम कद्दू तो बेच लूं मैं। तू कद्दू बेच या ढोल बजा वो तेरा मसला है, मैं उसमें नहीं पड़ूंगा। चल जा, मुझे परेशान मत कर, चल जा यहाँ से। टुन्नू चिढ़ा वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी पक्षी मिलती है। बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ तो दे दो। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है माँ जी, रुकिए मैं आपके लिए कुछ ढूंढ कर लाता हूँ। ये कहकर टुन्नू चिढ़ा उस बूढ़ी पक्षी के लिए खाना ढूंढने जाता है। वो कुछ फल लेकर उस बूढ़ी पक्षी के पास आता है। वो फल खाकर टुन्नू से कहती है, मेरा मन तो भर गया, देख बेटा मैं किसी से कुछ भी ऐसे नहीं लेती हूँ, ये लो, ये बांसुरी रख लो। अरे नहीं नहीं, इसे लेकर मैं क्या करूँगा? संभाल कर रखना, हो सकता है कभी काम आ जाए। ठीक है, चलती हूँ। फिर टुन्नू चिढ़ा वो बांसुरी अपने साथ अपने खेत में ले जाता है और वहाँ जाकर बांसुरी बजाने लगता है। तभी उसके कद्दू बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है और समझ जाता है कि ये सब उस बांसुरी की वजह से हुआ है। अरे माँ जी, आप तो जादूगर निकली, ऊपर वाले ने ही आपको भेजा था। माँ जी, अब ये जमीन मेरे हाथों से नहीं जाएगी। अब कल बाजार जाकर जो कद्दू बेचकर पैसे मिलेंगे उसको कालू सेठ को सूद समेत लौटा दूंगा। फिर सारी सब्जियाँ एक एक कर लगाऊंगा। यह मेरे बाप दादा की जमीन है, ये मेरी ही रहेगी। ये कहकर टुन्नू चिढ़ा सारे कद्दू तोड़ लेता है और अगले दिन अपनी पत्नी रानो चिड़िया के साथ कद्दू बेचने बाजार में जाता है। कद्दू ले लो कद्दू, मीठे मीठे पीले पके हुए ताजे कद्दू ले लो। रानो चिड़िया की आवाज सुनकर सब पक्षी उससे कद्दू खरीदने लगते हैं। कुछ ही घंटों में सारे कद्दू बिक जाते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर आ जाते हैं। तभी कालू सेठ वहाँ पर आता है। हाँ टुन्नू, तेरे जमीन के कागज तैयार है ना, और ठीक से मेरा नाम लिखा है ना? बता। सेठ जी, उसकी अब कोई जरूरत नहीं, यह लीजिए आपके सूद समेत सारे पैसे। ये इतने सारे रुपए तुझे कहाँ से मिले हैं? आखिर तूने चोरी की है ना? नहीं सेठ जी नहीं, ये सब तो हमने कद्दू बेचकर कमाए हैं। अब आप यहाँ से चले जाए। ये सुनकर कालू सेठ गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और सोचता है, इसकी जमीन तो हाथ से निकल रही है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा मुझे, आखिर इतने पैसे आए कैसे। टुन्नू फिर से अपने खेतों में कद्दू की तैयारी करने में लग जाता है। जमीन की खुदाई कर उसमें बीज लगाकर बांसुरी बजाने लगता है। बांसुरी की धुन से पौधे उगने लगते हैं और उसमें कद्दू भी आने लगते हैं। अरे वाह, कद्दू आ गए। अब इन कद्दुओं को बेचकर मैं अपने लिए और जमीन खरीदूंगा, जिस पर मैं और सब्जियों की खेती बाड़ी कर सकूं। इस तरह टुन्नू चिढ़ा की तरक्की देखकर कालू सेठ उससे जलने लगता है। वो उसे बर्बाद करने की ठान लेता है। वो अपने सेवकों को लेकर टुन्नू चिढ़ा और रानो चिड़िया के घोंसले के पास आता है। पक्षियों, इस टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया के घर को आग लगा दो, जलाकर राख कर दो। ये बहुत उड़ रहा है ना, इसके पर काटने ही होंगे। फिर उसके सेवक टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया के घोंसले में आग लगाकर वहाँ से भाग जाते हैं। बेचारा टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं, लेकिन उनका घोंसला पूरी तरह जलकर राख हो जाता है।
टुन्नू जी, ये सब क्या हो गया? हमारा जलकर राख हो गया है। अब हम कहाँ रहेंगे? तभी अचानक तेज बारिश होने लगती है। वो दोनों बारिश में भीगते भीगते अपने कद्दू के खेत में पहुंच जाते हैं। टुन्नू जी, बोलिए ना, अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बारिश भी बहुत तेज हो रही है। इस तरह बारिश में भीगते हुए तो हम दोनों मर जाएंगे। रानो चिड़िया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तभी वो बूढ़ी पक्षी वहाँ पर आती है और टुन्नू चिढ़ा से कहती है, टुन्नू, रानो, तुम दोनों परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, ये लो कद्दू, अब तुम ये बांसुरी बजाओ, फिर देखो क्या होता है। जैसे ही टुन्नू चिढ़ा वो बांसुरी बजाता है, तभी वो छोटा सा कद्दू एक बड़े से कद्दू के घर में बदल जाता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया और टुन्नू चिढ़ा बहुत खुश होते हैं। बेटा, ये जादुई कद्दू का घर है। इस घर में तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मौजूद होंगी। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी इतनी मदद की। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। वो बूढ़ी पक्षी वहाँ से चली जाती है। फिर टुन्नू चिढ़ा और रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने जादुई कद्दू के घर में रहने लगते हैं। कश्मीर के जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहा करती थी। रानो चिड़िया बहुत ही मेहनती और ईमानदार चिड़िया थी। वो हर सुबह दाना लेने जाती और शाम होने से पहले अपना घर वापस आ जाती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी बेटी गुड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा, मुझे सेब खाने हैं। आप मुझे सेब लाकर दे दो ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। गुड़िया बेटा, ये आप क्या बोल रही हो? आप तो जानती हो ना, अभी सेब कितने महंगे बिक रहे हैं और मेरे पास तो 1 रुपया तक नहीं है, तो मैं आपके लिए सेब कैसे लाऊंगी? हमारे पास अनाज के दाने रखे हैं ना, आप उसे खा लो। नहीं माँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे सेब चाहिए तो चाहिए, आप मुझे कहीं से भी ला कर दो। गुड़िया चिड़िया तो बहुत जिद्दी थी। वो जो एक बार ठान लेती तो उसे वो हर कीमत पर चाहिए होता। हे भगवान, अब मैं सेब कैसे लाऊं? ना ही आसपास कोई सेब का पेड़ है, ना ही मेरे पास कुछ पैसे हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया अपना घर से बाहर निकलती है। रानो चिड़िया जंगल की तरफ सेब ढूंढने जाने लगती है। कुछ दूर जाने पर रानो चिड़िया को एक बकरी दिखाई देती है, जिसके पैर पर बहुत चोट लगी हुई थी, जिसके कारण वो बकरी चल भी नहीं पा रही थी। इसलिए वो बकरी मदद के लिए पुकार रही थी। उस बकरी को घायल देखकर रानो को उस पर बहुत तरस आता है। बेचारी बकरी, उसे कितनी चोट लगी है, मुझे उस बकरी की मदद करनी चाहिए। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया उस बकरी के पास जाने का सोचती है और उस बकरी के पास चली जाती है। वो बकरी रानो चिड़िया को देखकर उससे कहती है, चिड़िया, मेरी मदद करो, मेरे पैरों में चोट लग गई है, मुझसे चला नहीं जा रहा है। बकरी जी, आप कुछ देर यहाँ रुके, मैं अभी आपके लिए पट्टी और दवाइयाँ लेकर आती हूँ। जिसके बाद रानो चिड़िया अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचकर रानो चिड़िया दवाइयाँ और पट्टी ले लेती है और वापस जंगल में उस बकरी के पास चली जाती है। बकरी जी, आपको थोड़ा दर्द होगा, लेकिन पट्टी कर देने से आपका घाव जल्द ही भर जाएगा और आप पहले जैसी हो जाएंगी। ठीक है चिड़िया, तुम पट्टी कर दो। फिर उसके बाद रानो चिड़िया उस बकरी की पट्टी कर देती है और कुछ ही देर में वो बकरी चलने लगती है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत ही खुश होती है। तभी वो बकरी रानो से कहती है, रानो चिड़िया, आज तुमने मेरी बहुत मदद की है। यदि आज तुम मेरी मदद नहीं करती तो मैं कुछ ही दिनों बाद मर जाती। तुमने जितनी भी मदद की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ऊपर तुम्हारा एहसान है। नहीं बकरी जी, यह तो मेरा फर्ज था। अच्छा, अब आप चले। जब तक आपके घाव अच्छे से भर नहीं जाते तब तक आप मेरे साथ मेरे घर में रहना। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया उस बकरी को अपना साथ अपने घर ले जाती है और उस बकरी का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती है, जिसके कारण उस बकरी का घाव कुछ ही दिनों में भर जाता है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गर्मी का मौसम भी आ जाता है। गर्मी से बचने के लिए जंगल में रहने वाले कालू कौवा गोरी कौवी ने एक स्विमिंग पूल भी बना लिया था। एक दिन जब गुड़िया चिड़िया घूमने के लिए बाहर जाती है, तब गुड़िया को वो स्विमिंग पूल दिखाई देता है। ये स्विमिंग पूल कितना अच्छा है, इसमें नहाने में तो बहुत ही मजा आएगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है, अकेले नहाने में मजा नहीं आएगा। मैं एक काम करती हूँ, कल सुबह यहाँ पर ही नहाने के लिए आ जाऊंगी।
ऐसे सोचकर गुड़िया जंगल में घूमने लगती है। जब शाम होती है तब गुड़िया चिड़िया अपने घर की तरफ निकल जाती है। घर पहुंचकर गुड़िया खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह गुड़िया सीधे स्विमिंग पूल के पास चली जाती है। स्विमिंग पूल में कालू कौवा का बेटा जग्गू कौवा नहा रहा था। तभी गुड़िया उससे जाकर बोलती है, जग्गू दोस्त, मैं भी तुम्हारे स्विमिंग पूल में नहा लूं। हाँ हाँ गुड़िया दोस्त, आ जाओ, हम दोनों मिलके नहाएंगे तो बहुत मजा आएगा। जिसके बाद गुड़िया स्विमिंग पूल पर छलांग लगाती है और वो दोनों मजे से नहाते हैं। तभी दूसरी तरफ कालू कौवा बोलता है, घर में कितनी गर्मी है, बाहर की तरफ चलता हूँ, बाहर जरूर हवा चल रही होगी। ऐसे बोलकर कालू कौवा घर से बाहर निकलता है और एक पेड़ पर जाकर बैठता है। तभी कालू कौवा अपने स्विमिंग पूल में गुड़िया को नहाते हुए देखता है। ये देखकर वो आग बबूला हो जाता है। कालू कौवा गुस्से में अपने स्विमिंग पूल के पास जाता है और बोलता है, ए चिड़िया की बच्ची, चल भाग यहाँ से, मेरे पूरे स्विमिंग पूल को गंदा कर दिया। ये मुफ्त का स्विमिंग पूल नहीं है जो कोई भी ऐरा गैरा गरीब पक्षी आकर इसमें नहाकर चला जाए। बस कालू अंकल, हो गया, 2 मिनट रुकिए, मैं अभी बाहर आती हूँ। तेरी माँ का स्विमिंग पूल है क्या? चल भाग यहाँ से, नहीं तो एक लगाऊंगा। कालू कौवे के ऐसा बोलने पर भी गुड़िया वहाँ से नहीं जाती। वो स्विमिंग पूल में ही मस्ती कर रही होती है। तभी कालू कौवा गुस्से में स्विमिंग पूल में छलांग लगाता है और गुड़िया को पकड़कर बाहर निकालता है और उसकी खूब पिटाई करता है। तब गुड़िया चिड़िया रोते हुए अपने घर जाती है और सारी बात रानो चिड़िया को बताती है। मम्मा, मैं स्विमिंग पूल में नहा रही थी कि तभी कालू अंकल आए और उन्होंने मुझे बहुत मारा। बेटा, इसमें तो आपकी ही गलती है। मैंने आपको वहाँ जाने से मना किया था, लेकिन आपने नहीं सुना। हाँ मम्मा, इसमें मेरी ही गलती है, लेकिन अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। आप मेरे लिए भी एक स्विमिंग पूल बनवा दीजिए। जब गुड़िया ऐसा बोलती है तब रानो चिड़िया तो अपना सिर पकड़ लेती है। तभी वो बकरी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, रानो, मैं जादुई बकरी हूँ। उस दिन तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर वो जादुई बकरी अपने मुंह से बहुत सारे सोने के सिक्के निकालने लग जाती है और बहुत सारे सोने के सिक्के वो रानो चिड़िया को दे देती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरा जाने का समय आ गया है। जिसके बाद वो बकरी वहाँ से गायब हो जाती है और रानो चिड़िया और गुड़िया उन सोनों के सिक्के को देखकर बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद रानो चिड़िया उन सोनों के सिक्कों में से कुछ सोने के सिक्के बेचकर अपने लिए एक स्विमिंग पूल बना लेती है। जिसके बाद गुड़िया उस स्विमिंग पूल में खुशी खुशी नहाती और मस्ती करती और उसके साथ जंगल के और भी पक्षी उनके स्विमिंग पूल का आनंद लेते। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश आने लगती है, जिसकी वजह से जंगल में पानी का भाव बहुत बढ़ जाता है। वहीं गोरी कौवी और कालू कौवे की स्विमिंग पूल की तरफ एक तेज पानी की लहर आती, जिसकी वजह से उनका स्विमिंग पूल टूट जाता है, जिसे देख कौवे का परिवार बहुत उदास होता है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया और गुड़िया खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। बंटी भैया, इस लकड़ी को तरबूज के अंदर फंसाकर खड़ा कर दो। ठीक है, मैं करता हूँ। ये कहकर उसने वो लकड़ी तरबूज के खोल के अंदर फंसा दी। फिर कबूतर ने उस धागे को लकड़ी में बांध दिया। ऐसा करने से उनके लिए एक नाव तैयार हो गई। रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू से परेशान रहा करती थी। वो हर काम में आलस करता और घोंसले में ही पड़ा रहता, यहाँ तक कि उसके खाने तक का इंतजाम भी रानो चिड़िया को ही करना पड़ता था। बरसात का मौसम चल रहा था। ऐसे में रानो चिड़िया ने 2 अंडे दिए और जी जान से उनकी देखभाल में लग गई। एक दिन टुनटुनी चिड़िया, लाडो चिड़िया और एक कबूतर रानो चिड़िया से मिलने आए। रानो बहन, आप कैसी हो? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। और ये टुन्नू कहाँ पर है? वो देखो, आराम से घोंसले में अंडों के पास बैठे हैं। रानो चिड़िया, हम लोग काफी दिनों के बाद मिले हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है, क्यों ना कहीं घूमने चले? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। ये कहकर रानो ने टुन्नू से कहा, सुनो, आप भी साथ आ रहे हैं ना? अरे मैं आकर क्या करूँगा, बेफालतू में तुम लोग थकने जा रहे हो। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, कहीं घूमने जाना भी आपको थकने के बराबर ही लगता है। ठीक है, आप यहीं बैठे अंडों का ध्यान रखना, हम होकर आते हैं। ये कहकर रानो उन सभी के साथ सैर को चली गई। वो काफी देर तक जंगल में घूमते बातें करते रहे और इस तरह रानो चिड़िया को बहुत अच्छा लगा। फिर वो एक तालाब के पास जाकर रुक गए। चलो सब लोग तैरते हैं और मजे करते हैं।
लेकिन हमें तो तैरना नहीं आता, हम किस तरह मजे करेंगे भला? ये सुनकर सबका मन भी तालाब में उतरने का मन किया और वो आपस में कुछ सोचने लगे। तभी रानो चिड़िया की नजर एक पेड़ पर पड़ी जिसके नीचे एक बंदर बैठा हुआ तरबूज खा रहा था। वो तरबूज खाकर वहाँ से चला गया। रानो चिड़िया को तरबूज का खोल देखकर एक आइडिया आया और उसने बाकी सबको बताया। फिर वो उस तरबूज के खोल को खिसका खिसका कर तालाब के किनारे तक लाए। कबूतर कहीं से एक छोटी सी लकड़ी उठा लाया और लाडो चिड़िया एक धागा उठा लाई। बंटी भैया, इस लकड़ी को तरबूज के अंदर फंसाकर खड़ा कर दो। ठीक है, मैं करता हूँ। ये कहकर उसने वो लकड़ी तरबूज के खोल के अंदर फंसा दी। फिर लाडो ने उस धागे को लकड़ी में बांध दिया। ऐसा करने से उनके लिए एक नाव तैयार हो गई। फिर उन्होंने उस नाव को खिसकाकर तालाब में डाला और उसमें बैठकर चल दिए और उन लोगों ने खूब मजे किए। फिर शाम होते होते वो किनारे वापस आने लगे। बहुत मजा आया नाव की सवारी करके। वैसे अब इस नाव का क्या करना है? क्या इसको यहीं छोड़ दें? नहीं, आप लोग इसको मेरे घोंसले तक ले चलो, फिर हम सभी अगली बार भी नाव की सवारी के मजे लेंगे। रानो चिड़िया की बात सुनकर सभी ने मंजूरी जताई और उसको रानो के घोंसले वाले पेड़ तक ले गए। इस तरह रानो चिड़िया काफी थक गई थी। तुम लोगों से इतने दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगली बार भी जल्दी मिलने आना। हमें भी बहुत अच्छा लगा रानो। वो लोग उससे अलविदा लेकर चले गए। रानो चिड़िया ने टुन्नू चिड़ा से कहा, टुन्नू जी सुनिए, पेड़ के नीचे हमारी नाव खड़ी है, कहीं कोई इसको ले ना जाए। आप मेरे साथ नीचे चलिए, मैं और आप उसको उठाकर आराम से ऊपर ला सकते हैं। अरे अभी तुम थक कर आई हो, अभी इसको उठाओगी तो और थक जाओगी। थक कर मैं आई हूँ, लेकिन आलस आपको क्यों आ रहा है? उसकी बात सुनकर भी टुन्नू को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो थोड़ी देर बाद काम करने का बोलकर सो गया। रानो चिड़िया भी उससे हार कर सो गई। काफी समय बीत गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बारिश बहुत ही तेज हो रही है और पानी काफी हद तक भर चुका है। कुछ ही देर में पानी उनकी डाली पर आने लगा। यह देख रानो को अपने अंडों की फिक्र होने लगी। अरे उठिए उठिए, अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हैं। देखिए जरा यहाँ क्या हाल हो चुका है। रानो की एक दो आवाजों के बाद टुन्नू बड़ी मुश्किल से उठा और सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। अरे ये क्या, इतनी तेज बारिश और यह पानी कहाँ से भर गया? ये सोचिए कि अब हम अपने अंडों को कैसे बचाएंगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप उस समय मेरी बात मानकर उस नाव को ऊपर ले आते तो हमारे अंडे बचाए जा सकते थे, लेकिन वो नाव तो अब पता नहीं कहाँ होगी और ये घोंसला भी पानी की चपेट में आकर डूबा ही जा रहा है। यह सुनकर टुन्नू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। तुम ठीक कह रही हो, आज मेरे आलस की वजह से हमारे अंडे खतरे में हैं, लेकिन मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी किसी को मदद के लिए बुला कर लाता हूँ। ये कहकर वो हवा में उड़ गया। रानो चिड़िया को बहुत फिक्र होने लगी थी, लेकिन वो अपने अंडों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। टुन्नू काफी देर तक उड़ता रहा और वो जहाँ भी जाता उसको घोंसले खाली ही नजर आते, क्योंकि सभी पंछी खुद की जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर जा चुके थे। उसको कई पक्षी घोंसले पानी में डूबते हुए भी नजर आए, जिनको देखकर वो डर गया। अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हमें हमारे अंडों को अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखना पड़ेगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो वापस अपने घोंसले की तरफ चल दिया। रानो चिड़िया बहुत ही परेशान थी। पानी अब काफी ऊपर आ चुका था और उसकी डाल को छूने लगा था। कुछ ही मिनटों में वो घोंसले के ऊपर तक आने वाला था। हे भगवान, मैं अपने अंडों को कैसे बचाऊं? लगता है उनको कोई मदद के लिए भी नहीं मिलने वाला। पूरा जंगल खाली हो चुका है। अभी वो परेशान हो ही रही थी, पानी घोंसले को छूने ही लगा था और अंडे हिलने लगे। कुछ ही पलों में पानी अंडों तक पहुंचने वाला था। तभी उसने देखा कि सामने से टुन्नू अपनी चोंच के अंदर तरबूज की नाव दबाए उड़ता आ रहा है। वो डाल पर आकर रुक गया और उसने नाव वहाँ पर रखी। रानो, जल्दी से अंडों को उठाने में मेरी मदद करो, मुझे नाव मिल गई है। दोनों ने एक एक करके उन अंडों को नाव में रखा और फिर खुद भी उसमें बैठ गए। तभी पानी डाली के ऊपर आया और नाव के ऊपर तैरने लगी। पानी के बहाव के साथ उनकी तरबूज की नाव चलने लगी। रानो चिड़िया अपने अंडों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश थी। टुन्नू, तुम्हें ये नाव कहाँ से मिली?
मैंने बहुत ढूंढा पर मदद के लिए कोई नहीं मिल रहा था। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं उदास होकर आने लगा। मुझे रास्ते में ये नाव बहती हुई नजर आई। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इसका पीछा किया और अपनी चोंच में दबाकर बहुत ही मुश्किलों से इसको यहाँ तक लेकर आया। तभी रास्ते में उन्हें कालू, गोरी, बंटी, लाडो दिख जाते हैं। लानो, हमें बचाओ, हम यहाँ हैं। साथियों, जल्दी से नाव पर आ जाओ। सभी एक एक करके नाव घर के अंदर आ जाते हैं। अच्छा हुआ रानो, तुम मदद लेकर आ गई, नहीं तो हम पानी में बह जाते। रानो चिड़िया एक एक करके जंगल के सभी पक्षियों की जान बचाती है। इस तरह दोनों ने अपने अंडों को बचा लिया। फिर वो बारिश रुकने के बाद सभी पक्षी खुशी खुशी वापस अपने घोंसले में रहने लगे।